नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, पॉडकास्टर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। आपसे बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता हूँ। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कई बार बात करता हूँ कैंसर की और उससे जुड़ी चीज़ों की। और आप ये भी जानते हैं कि मैं 2-3 उपक्रम जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो रन करता हूँ। लाइक एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म में रन करता हूँ जो कि पेशेंट्स और सर्वाइवर्स के लिए है। और एक जो हमारी मुहिम है वो है ग्रो एंड गिव, जिसमें हम विमेन विद कैंसर जो होते हैं उनको उनके ड्यूरिंग देयर कीमोथेरेपी डेज जो है हम उनको विग डोनेट करते हैं। एंड वाइल गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स अबाउट कैंसर, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मुखातिब हों जो कि कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं, और उनसे जाने कि भाई ये कैंसर है क्या। क्योंकि कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, हमारे दिमाग में। क्योंकि जब हमें तो यही दिखाया जाता है या जो हम सोचते हैं सुनते हैं कि कैंसर मतलब मृत्यु, या अब तो इसके आगे कुछ नहीं। भाई एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर आपको या आपके आसपास कभी किसी को कैंसर हुआ हो तो आप रिलेट कर पाएंगे कि पहला क्वेश्चन जो होता है डॉक्टर से जो होता है वो होता है कि कितने दिन हैं डॉक्टर साहब हमारे पास। जब आप सोसाइटी में आते हैं तो हर आदमी यही क्वेश्चन, अरे क्या हुआ, कितने दिन, क्या होगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारी वाइफ, परिवार, बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। और इसको लेकर जितनी क्लैरिटी अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उतनी ही भ्रांतियां और मिथ्स भी हैं। तो क्यों ना हम ऐसे व्यक्तित्व से मुखातिब हों, उनसे बात करें और इन मिथ्स को डीमिस्टिफाई करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर विजय पाटिल, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि एक आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें, सो दैट हमारी ऑडियंसेस जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमसे रिलेट कर पाएँ। थैंक यू विवेक, आपके काफ़ी अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करा है। तो मेरा नाम डॉक्टर विजय पाटिल है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो होता है जो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी देता है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और कैंसर के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। मेरे ज़्यादातर जो कैंसर टाटा में देखता हूँ वो है हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, मतलब थोरासिक के कैंसर्स, और साथ में ब्रेन ट्यूमर्स भी देखता हूँ। सुपर्ब। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप शरीर के ऊपरी भाग के कैंसर काफ़ी सारे देखते हैं। बिल्कुल। मैं तो हम शरीर को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब एक प्लेट टाइप होती है जो शरीर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। मैं डायफ्राम के ऊपर के सारे कैंसर देखता हूँ। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, जब कैंसर से मुखातिब होता है कोई व्यक्ति, तो क्योंकि आप तो इतने सालों से देख रहे हैं और बहुत सारे, आई एम श्योर टाटा में तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। डॉक्टर साहब, क्या स्टैटिस्टिक्स है, मतलब क्यों इतने सारे कैंसर्स हो रहे हैं, और क्या कितने हमारे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा, एक ये जो पूरा माजरा है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज़। देखिए, ऐसा है कि जैसे हम थोड़ी एक फिलोसफिकल बात बताता हूँ पहले कि देखिए, मृत्यु जो है वो होनी है। कोई भी अमर तो है नहीं जो हम कल्चर में भी वही कहते हैं कि किसी ना किसी मृत्यु जो होनी है वो होनी है। कैसे, ताकि अगर हम एक 60-70 साल पहले चले जाए, जब इंडिया अपना उतना डेवलप नहीं था, तब हमारे यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते थे। हमारे यहाँ पे भूखमरी होती थी, माल नरिशमेंट होती थी, तो हमारी मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम थी। करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे लोग उतने जीते नहीं थे कि आपको सो कॉल्ड क्रोनिक डिजीज हो जाए। क्रोनिक डिजीज का मतलब है जो डिजीज एक उम्र के बाद होते हैं। अच्छा। जिनको हम मेटाबॉलिक भी कभी भी कहते हैं, जो उम्र के बाद होते हैं। जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट के इश्यूज हो गए, वैसे में ही कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है जो बाद में चल के आ सकती है। हालांकि कैंसर बच्चों में भी पाया जाता है, बट बहुत बार आप कहेंगे कि मेजॉरिटी टाइम कैंसर एक एल्डरली का है। मतलब जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जैसे हमने डेवलपमेंट की है, हमारे वैक्सीनेशन है, जैसे अब बच्चों में हम वैक्सीन करते हैं तो इन्फेक्शंस कम हो गए, हम डेवलप हो गए हैं, हमारी माल नरिशमेंट कम हो गई है। साथ में एक अलग तरह की माल नरिशमेंट हो गई जो हम दोनों में भी दिखाई दे रही है कि हम ओबेसिटी आ गई है। जो ये ओबेसिटी हमारी लाइफस्टाइल पहले की तरह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। करेक्ट। तो ओबेसिटी हो गए, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। हेल्दी फूड हैबिट्स जो थे, जैसे हम पहले सब्जियां खाना, ये कम हो गए, हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। साथ में एडिक्शंस होने लग गए हैं, हम तंबाकू का सेवन, सिगरेट,
दारू का सेवन, ये सब बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, साथ में पोल्यूशन इन जनरल बढ़ गया है, तरह तरह के कुछ तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिनसे भी कैंसर होता है, वो भी थोड़े बढ़ रहे हैं। तो उस कारण कैंसर का रेट बढ़ रहा है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि जो हमारी ये जो सदी है, इसमें जो आगे चल के जो डिजीजेस जो प्रोमिनेंटली आने वाले हैं, उसमें से एक है कैंसर और दूसरा है हार्ट रिलेटेड इश्यूज। क्योंकि हम इन्फेक्शंस को मात कर देंगे, बट हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द फूड हैबिट्स, जो हम एडिक्शंस हो रहे हैं, इन सब से ये होगा, बच नहीं पा रहे हैं। सो क्या मैं कह सकता हूँ डॉक्टर साहब कि कैंसर जो है अब और आने वाले समय में एक लाइफस्टाइल डिसीज हो जाएगी? एक कैंसर, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कैंसर के कॉजेज बहुत सारे होते हैं। अच्छा। सो कैंसर के अगर मैं कॉजेज तोड़ दूँ तो एक होता है जेनेटिक कॉजेज। अच्छा। कुछ जेनेटिक चीजें होती है जिसके वजह से कैंसर, मतलब फैमिली दर चली जाती है। ओके। तो जैसे जिसमें आता है ब्रेस्ट कैंसर होता है, एक तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें इस तरह, ओवरियन कैंसर में भी फैमिली होता है, इसमें ये होता है। एक ये तरह के। दूसरी तरह के लाइफस्टाइल की वजह से जो कैंसर हो जाते हैं, जैसे मैं बताऊं, जैसे आपने कहा ओबेसिटी की वजह से कुछ कैंसर होते हैं, स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, लंग होता है, टोबैको के सेवन की वजह से हेड एंड नेक कैंसर होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हो तो आपको हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है, आपको स्टमक का कैंसर हो सकता है, आपको लीवर का कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से रिस्क फैक्टर्स है। तो आप जो कह रहे थे, एक लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, दूसरी तरह इन्फेक्शंस भी फैक्टर है। अच्छा। जैसे मैं इस पे और खुल के बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आ गई है। जी जी। हेपेटाइटिस सी की भी तो ये हेपेटाइटिस जो होता था उसके बैकग्राउंड पे लीवर कैंसर आता था। ओके। तो लीवर कैंसर का एक कॉज ये वायरस थे। अच्छा। जिसकी वजह से लीवर का, हम जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, ये उन वायरसेस की वजह से होता था। जिस तरह से बच्चा दाने के मुंह का कैंसर है, ये पिक्यूलरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये नाम का वायरस, उसकी वजह से होता है। इनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, जो पिक्यूलर वायरस होते हैं जिनके इन्फेक्शन से कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। ओके। मतलब एक वायरस कैंसर जैसी भयावह बीमारी जो है डेवलप कर सकता है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि जैसे जो भी है, जैसे ये एक तरीके से ये बुरा भी है, तो एक तरीके से इसका एक दूसरा पहलू भी है जो देखने का। अच्छा। वो दिखाई डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग भयावह चीजों की बात ज्यादा करते हैं। वो दूसरा पहलू भी है। जैसे आज हमें पता है कि बच्चा दाने के मुंह का जो कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है की वजह से। तो अगर आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेट कर दोगे बच्चों को, खास करके ये फीमेल्स में किया जाता है, एडोलेसेंस के पहले वैक्सीन है, तो ये कहता है कि आगे चल के इस कैंसर होने की मात्रा, प्रपोर्शन कम हो जाएगी। क्योंकि ये कैंसर अगर आपने वैक्सीनेशन कर दी तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस घट जाएंगे, ये कैंसर घट जाएगा। वैसे ही क्यों हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शुरू की? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शुरू करने से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने का चांस, उससे लीवर डैमेज होने का चांस कम हो जाए, तो उसमें फिर से हिपैटोसेलुलर कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये उसका दूसरा पहलू है। और कुछ चीज़ों में डॉक्टर होने के बावजूद कुछ रिसर्च भी करता हूँ मैं, उसके बाद मुझे मानना पड़ेगा कुछ चीज़ों में कॉज पता नहीं होता है कि कुछ पेशेंट को कैंसर क्यों हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो ये तर्क मेरे मरीज हमेशा यूज करते हैं और उस तरह का मैं जवाब भी देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे मुझे 100 लोग पता है जो सिगरेट पी रहे थे, उन्हें तो कैंसर नहीं हुआ। करेक्ट। मुझे ऐसे लेकिन 10 लोग पता है जिनको सिगरेट नहीं पी रहे थे लेकिन उन्हें कैंसर हो गया। ये तर्क मैं रोज, लेकिन ये ऐसा है कि अगर आप लंग कैंसर के पेशेंट देखें तो टोबैको सेवन या स्मोकिंग का मेजॉरिटी पेशेंट वो करते रहते हैं। एक छोटा ग्रुप होता है जो वो नहीं करता। जैसे हेड नेक कैंसर देख ले, मेजॉरिटी पेशेंट टोबैको का सेवन करते रहते हैं। एक बड़ा छोटा ग्रुप होता है जो वो नहीं करता। तो अगर आप टोबैको निकाल जाए तो हम ये आशा करते हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप सिकुड़ जाएगा। तो जेनेटिक कॉजेज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वायरस है, इनके वजह से कैंसर होता है, और पोल्यूशन भी है जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। डॉक्टर साहब, कैंसर की जब हम बात करते हैं तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा बोला जाता है कि अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया
तो उसके जो ठीक होने की संभावना होती है, जो लाइफ की लॉन्जिविटी होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि बहुत सारी संख्या में जो है लोग चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कैंसर। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है या ये जो सिचुएशन है, मतलब क्या उन लोगों को ठीक समय पे दवाइयाँ नहीं मिलती या सही दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कि मतलब क्या है डॉक्टर साहब, ये आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी चीज़ को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए जितना डॉक्टर जिम्मेदार होता है उससे ज़्यादा पेशेंट जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। पेशेंट ने अर्ली स्टेज में आना पड़ेगा तो ही डॉक्टर कुछ कर पाएगा। और पेशेंट अर्ली स्टेज में कब आएगा? जो कैंसर के लक्षण होते हैं, जैसे अगर आपको बहुत समय तक कहीं छाला है मुंह में, या कोई स्वेलिंग है, या फिर अगर आपके ऊपर ये जो मोल होता है या हम तिल जो कहते हैं, हमसा होता है, वो अगर बड़ा हो रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा वजन घट रहा है, या फिर आपको किसी तरीके से बहुत समय तक ठीक नहीं लग रहा है, तो आपने डॉक्टर के पास जाके जांच करानी पड़ेगी। ओके। तभी आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। मैं ये नहीं कहता कि इन सब में कैंसर होगा, पर इनमें से कुछ में जरूर कैंसर होगा। अच्छा। तभी आप जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ पाएंगे। तो ये कैंसर के लक्षण अगर देखे तो आपको दिखाना बहुत जरूरी होता है। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये खास करके फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जैसे और बच्चा दाने के जो मुंह का कैंसर होता है, ये फीमेल्स के सबसे 2 कॉमन कैंसर है। हमारे पास काफ़ी अभी ऐसे देखा गया है कि अगर स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब जिन मरीजों को कोई तकलीफ नहीं है, इन औरतों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने रेगुलरली डॉक्टर्स की, गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट्स करनी चाहिए ताकि आपकी ब्रेस्ट एग्जामिन हो पाए। और पैप स्मीयर होता है जो बच्चा दाने के मुंह के कैंसर के ऊपर से एक मतलब जो जैसे एक रॉड तो नहीं कहूँगा मैं, एक छोटी सी स्टिक होती है जिसके ऊपर कॉटन लगी होती है, ईयरबड टाइप। अच्छा। उससे आपका स्वैब लिया जाता है। ओके। उस तरह का ही मान लीजिए। इट्स नॉट इन्वेजिव, मतलब कुछ ऐसा इन्वेजिव, अच्छा। कोई दर्द नहीं होना, कुछ नहीं होना। Okay. एक सिंपल सी टेस्ट होती है। ये अगर हम करते हैं तो हमने टाटा में ही से ही देखा है, टाटा में इसकी रिसर्च भी हुई है कि पैप स्मीयर भी नहीं, अगर आप एग्जामिन भी करते हैं सिर्फ, तो भी कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर ये जो हमारी देश की जनता या जो भी ये देख रहा है, इन्होंने ये मैसेज जरूर देना चाहिए फीमेल्स के लिए। हम उनको ओ करते हैं, लाइफ में काफी काम करती है फीमेल्स की। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और बच्चा दाने के मुंह का एग्जामिनेशन आप साल में 1 बार या 2 बार, मतलब साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार, कभी डॉक्टर विजिट करते गायनेकोलॉजिस्ट के पास, एक बार जरूर कराइएगा। ये महंगे टेस्ट है डॉक्टर? ना जी, ये बिल्कुल महंगे टेस्ट नहीं है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो हाथ से होती है। ओके। और उसके बाद अगर चाहिए तो मैमोग्राफी करनी जाती है, वो भी ज़्यादा महंगी टेस्ट नहीं है, मतलब 300-400-500 या बिल्कुल उसके अंदर। और दूसरी बात है, अगर आप टाटा के बगल में रहते हैं तो टाटा का प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट में ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओह वाह। तो आप कभी भी वॉकिंग आके ये करा सकते हैं। और ये जो पैप स्मीयर जो आप बता रहे थे, ये भी अच्छा। और अदरवाइज अगर बाहर कराते तो भी ज़्यादा महंगा नहीं, 200-300-400-500 या उतने में हो जाएगा। ये सुपर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया है कि इन मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होती है, ये कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाता है, इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे 2, एक तो लक्षण है तो आगे, लक्षण नहीं है तो अपनी स्क्रीनिंग, इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। ओके। तो अपनी स्क्रीनिंग करा ली। तीसरी बात है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये हमने टाटा में स्टडी की थी कि हमारे ओरल कैंसर के पेशेंट जो होते हैं, हमने देखा 50%, लगभग 50% ऑफ आवर पेशेंट्स, बहुत बड़ी मात्रा है, ये कैंसर के लक्षण होने के बाद 7 महीने के बाद टाटा पहुंचते हैं। ओहो। तो लगभग काफी समय, आधा साल चला जाता है, उनको लक्षण हो चुके हैं, मतलब कैंसर मतलब वो इग्नोर करते रहते हैं। अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को इग्नोर ना करें। इग्नोर करने से प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जो बहुत बार हम सोचते हैं कि आंख पे निकल जाए, ये 1-2 दिन का बुखार नहीं है जो चले जाएगा, ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो कोई चीज़ अगर ठीक नहीं हो रही बहुत देर से, तो हमें यहाँ डॉक्टर की विजिट करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत लोग थोड़े अचरज में जाएंगे जब मैं ये बताऊँगा उससे, कैंसर इमरजेंसी नहीं है। अच्छा। तो ये याद रखिए कि कैंसर का जो इलाज होना चाहिए वो एक वेल प्लान्ड इलाज होता है। ओके। ये कैंसर के
सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन के जो डॉक्टर होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो स्कैन देखते हैं, इन सब ने बैठ के साथ में डिसाइड करना होता है। ये टीम एफर्ट होता है। अच्छा। तो ये कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी कि पूरा प्लान होना चाहिए कि हमने तुरंत कुछ कर लिया ऐसे नहीं। ये पूरी जगह जब भी आपको कैंसर का डायग्नोसिस होता है, पूरी इसके बारे में जानकारी लीजिए। कहाँ पे देखिए, इलाज करना जरूरी है, सही, और वो सही करना जरूरी है, और पूरा करना जरूरी है। ये तीनों चीजें जरूरी है। होना चाहिए, सही होना चाहिए, और पूरा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसे सेंटर्स में विजिट कर जाते हैं कि जहाँ पे पूरा इलाज नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एडवांस ओरल कैंसर देखते हैं तो उसमें सर्जरी होने के बाद रेडिएशन या फिर रेडिएशन प्लस कीमो देने की जरूरत होती है। अच्छा। लेकिन अगर आप सर्जरी किसी ऐसी जगह पे करा लेंगे जहाँ पे रेडिएशन की फैसिलिटी ही नहीं है तो मुश्किलात आती है। आपको अगर कराते भी ऐसी जगह पे तो आपको तुरंत ऐसी जगह उसके बाद अपना केस शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे रेडिएशन की फैसिलिटी है। बहुत बार क्या होता है विवेक जी, जैसे आप सुनते होंगे कि सोचते होंगे क्यों नहीं मैं शिफ्ट कर सकता। आपने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद आपकी जब तक पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है तब तक 3-4 हफ्ते चले जाते। ये रेडिएशन अगर देनी है तो ये 6 से 8 हफ्ते के अंदर शुरू होनी होती है। अच्छा। अभी अगर ये 4 हफ्ते बाद आप सोचेंगे कि ये इलाज करना है, उसके बाद आप किसी और सेंटर में जाएंगे, फिर वहां पे कुछ और टेस्ट होगा, फिर तो काफी समय होता है। दूसरी बात होती है कि आपने ये पहले से पूरी जानकारी लेनी होती है। बहुत बार मरीज मुझसे बोलते हैं कि नहीं, हमें लगा कि मेरी बीमारी निकल गई तो आगे का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं। इलाज पूरा होना चाहिए। ऑपरेशन हुआ है तो उसका रेडिएशन की अगर जरूरत है तो रेडिएशन मिलनी चाहिए। ऑपरेशन हुआ है, अगर रेडिएशन और कीमो की जरूरत है, दोनों मिलने चाहिए। अगर सक्सेस आती है तो इन पूरी ट्रीटमेंट करने से ही सक्सेस आती है। ये जो इलाज बनाए गए हैं ऑपरेशन के बाद ये होने चाहिए, ये बनाए इसीलिए गए हैं क्योंकि ये देखा गया है पहले कि अगर मरीज ये नहीं लेता है तो बीमारी वापस आ जाती है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी चीज़ बताई आपने कि जो पेशेंट हैं उनको ना इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन हियर इज कि उनको जानकारी मिले कहाँ से, उनको पता कैसे चले, किसको पूछें जाके वो। और जब भी मैं मरीज से ये पूछता हूँ कि भाई आपने पहले ये क्यों नहीं किया, तो मरीज यही कहता है कि डॉक्टर साहब हम पता नहीं था, हम डर गए थे, जो पहला हमने किया वहाँ पे हमने इलाज ये करा लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके 4 या 5 ओपिनियन लीजिए, लेकिन देखिए कुछ चीजें मैं आपकी इसके लिए बताता हूँ। इंडिया में ऐसा कैंसर सेंटर्स कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। हर स्टेट में एक रीजनल कैंसर सेंटर होता है। अच्छा। हर स्टेट में, आप किसी भी स्टेट में जाइएगा रीजनल कैंसर सेंटर है। केरला जैसे स्टेट में तो 2 है। अच्छा, ठीक है। तो हर स्टेट में रीजनल कैंसर सेंटर होता है। मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपके स्टेट, आप जहाँ रहते हैं उसके बगल में रीजनल कैंसर सेंटर नहीं है। तो हमेशा ये देखिएगा कि जो जहाँ ट्रीटमेंट हो रही है कैंसर की, वहाँ पूरी ट्रीटमेंट की पूरी टीम है कि नहीं। जैसे रेडिएशन आपने बताया, सर्जरी बताया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर है कि नहीं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर है कि नहीं। ऐसे समझ लिया आप बॉम्बे में इलाज करा रहे हैं या किसी मेट्रो में इलाज करा रहे हैं, यहाँ आसान हो जाता है। अगर आपने आइसोलेटेड सर्जरी के डॉक्टर को दिखा भी दिया, थोड़े ही किलोमीटर्स पे आपको बाकी के डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही आप कहीं पे इंटीरियर्स में करा रहे हैं तो आपको काफी दूर जाना पड़ेगा जी उस ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जरूरी है कि आप पहले ऐसे सेंटर में विजिट करिए जहाँ पे पूरी टीम है, जहाँ पे आपका इलाज पूरी तरह से प्लान आउट हो जाए। उनसे आप पूछिए कि भाई ये इलाज क्या मैं मेरे होम टाउन में कर सकता हूँ। कभी कभी पूरी टीम की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, सिर्फ सर्जरी से काम हो जाएगा। अगर वो कहते हैं तो जरूर आके होम टाउन में कराइएगा, बट अगर वो कहते नहीं पूरा ये होना है तो प्लीज वहां पे रुक के कराइएगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे मरीजों को पता नहीं होती, एक होता है कि ये रीजनल कैंसर सेंटर्स हर स्टेट में है, साथ में दूरी पे लेकिन कैंसर सेंटर्स है। दूसरी बात है कि बहुत बार कैंसर के इलाज में काफी हद तक फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाती है। हाँ, मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था, फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाती है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमें पता नहीं होती है सरकार की स्कीम, सरकार ने क्या किया है। जैसे बहुत सारी सरकारी स्कीम है, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है। अच्छा। जो आपको कैंसर का इलाज
लगभग मुफ्त में कराने की ऑप्शंस देती है। वाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा इलाज करा देंगे, लेकिन बेसिक नेसेसरी इलाज उनमें हो सकता है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है ऐसी जगह पे जाना जहाँ रीजनल कैंसर सेंटर है, जो गवर्नमेंट के सेंटर्स होते हैं। तो ये लोग डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि मतलब ये स्कीम है, इसके अंतर्गत आपको मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बताया जा सकता है कि रीजनल कैंसर सेंटर में जो सोशल वर्कर डिपार्टमेंट होता है, उनको आपको पूछना पड़ेगा। ये देखिए, ये चीज़ हमारे देश में अब तक उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है कि एक जगह पे सारा लिख के मिल जाए आपको। कि जैसे महाराष्ट्र में मैं कहूँ तो राजीव गांधी योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, आयुष्मान भारत भी मिल रही है। उसके अलावा काफ़ी सारे डोनर्स भी देते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट मैं ये नहीं पता, जैसे मैं केरला में काम कर चुका तो मुझे पता है वहाँ कारुण्य नाम की स्कीम है जो बहुत अच्छा काम करती है। कर्नाटक में अटल बिहारी वाजपेयी नाम की स्कीम है जो बड़ी अच्छा काम करती है। ऐसी स्कीम्स हर जगह पे है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा। एक आपका नाम विजय है और मैं जो ऑन स्क्रीन विजय है, अमिताभ बच्चन जी, उनका बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी एक फिल्म है, उसमें बोलते हैं ना कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। तो जब स्कीम की बात करते हैं, जहाँ पे भी ये मुफ्त इलाज ट्रीटमेंट की जब बात होती है ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपने बड़ी दरकार होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये मैं आपको मैंने आपको पहले ही बता देना चाहिए था। इस बहुत बार देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स तो है, बट ये गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा ब्यूरोक्रेसी है, बट क्योंकि ये उनको मिलनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा इसके लिए नीडी है, इसलिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं। इसमें बहुत बार होता है कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट, मतलब जब आप आरसीसी यानी कि रीजनल कैंसर सेंटर जब जा रहे हो, आपके साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका राशन कार्ड होना चाहिए, और आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। वाह। ये बेहतर है, अगर नहीं है तो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वरना आप जाने के बाद, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत बार वहाँ जाने के बाद पता चलती है सोशल वर्कर डिपार्टमेंट की ये चाहिए, तब आपको फिर से अपने नेटिव प्लेस जाके कराना पड़ता है। तो ये बेहतर है कि ये पहले से अपने साथ लेके ही जाइएगा। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, तो आज हमने जो है बात करी कि कैंसर क्या है, और मेजर कैंसर्स की हमने बात करी, प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या हमें लक्षण देखने चाहिए उसकी बात करी। हमने ये भी बात करी कि कहाँ जाना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिले और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए। एक चीज़ डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं काफ़ी बातें करता हूँ, मेंटल हेल्थ की। जब कैंसर जैसा शब्द जब हम सुनते हैं ना, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कालापन, अंधेरा और घनघोर अंधेरा दिखाई देता है। हर एक को लगता है कि मतलब अब जो है अब तो मतलब हम कैसे उभरेंगे, लोग रोते हैं। आई मीन आई एम श्योर आपके पास तो बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। डॉक्टर साहब, इस चीज़ पर प्लीज़ प्रकाश डालिए कि भाई आपको मेंटली क्या करने की ज़रूरत होती है जब आपको पता चले कि आपको कैंसर है। कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद ये एक नेचुरल है, नैसर्गिक है कि आपको टेंशन होने वाली है। ये अगर मुझे भी, अगर भगवान ना करे कल हो जाए, पता चल जाए, मुझे भी टेंशन होने वाली जी। और उसके साथ ही आपके पास बहुत से इश्यूज भी आ जाते हैं। जैसे आप आपकी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं, आप आपके सोशल इश्यूज के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में सोचते हैं, और फिजिकल इश्यूज के बारे में, जैसे तकलीफ हो रही है आगे कैसे, इन सब के बारे में सोचते हैं। बट ये है कि इन चीज़ों को अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे और इलाज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ने वाली है। हमें इस पे पॉजिटिव माइंडसेट से, होपफुलनेस रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी डॉक्टर से मिले, आप बताइएगा कि आपको टेंशन हो रही है, आपको डर लग रहा है, वो आपको हौसला देंगे। मैं इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी की हुई है। इनफैक्ट मैं जब मलाबार कैंसर सेंटर में था, तब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस स्कोर, मतलब कितने स्कोर, अच्छा, कितने स्ट्रेस में है, वो हम मापना होता है। अभी ये बहुत लोगों के हिसाब से 6th वाइटल साइन है। 6th वाइटल साइन मतलब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका टेम्परेचर, पल्स, बीपी, वैसे ही दर्द है कि नहीं पूछेगा। वैसे ये कैंसर में कहा जाता है कि ये मेजर करना ही चाहिए, क्योंकि बहुतांश कैंसर मरीजों में ये बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा। बट ये भी बात है, ये पहली चीज़ तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, दूसरी मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ। ये मैंने टाटा में आके रिसर्च की थी कि हाँ टेंशन होती है, बट आप जब डॉक्टर से सही इन्फॉर्मेशन सुनते हो,
इलाज कब से शुरू होगा ये पता चलता है, कितनी देर का होगा पता चलता है, फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में सुनते हो और पूरा प्लान लेआउट करते हैं। तब ये मेजॉरिटी पेशेंट्स की, मोर देन 3/4 पेशेंट्स की डॉक्टर से बात करने का टेंशन चली भी जाती है। मतलब जो वो टेंशन रहता है वो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है। और अगर वो उसके बाद नहीं जाती है तो हम ज़रूरी, हमारे जो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो स्पेशली कैंसर के पेशेंट की चीज़ें, वो काउंसलिंग जब करते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं, उससे भी ये टेंशन चली जाती है। अच्छा। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है कि पहले आपके डॉक्टर ने आपका स्ट्रेस देखना होता है, खुद बात करनी होती है, अगर चला गया तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो आपको साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है। जैसे मैंने फिर से कहा, जैसे इसलिए मैंने कहा कि पूरी टीम होनी चाहिए। साइको ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हर जगह नहीं है, ये मेजर कैंसर सेंटर्स में ही आपको ये आपको मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि जो कैंसर का इलाज होता है ये इमरजेंसी नहीं है, ये प्लान्ड होना चाहिए, हर चीज़ प्लान्ड होनी चाहिए, हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब कैंसर होता है तब एक्सपर्ट्स को मिलिएगा। आपके एक्सपर्ट्स मोस्ट ऑफ टाइम आपके, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक को बॉम्बे आना है या दिल्ली आना है, ये एक्सपर्ट्स आपको आपके रीजनल कैंसर सेंटर्स में भी मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियाँ दी आपने इतने कम समय में, मैं बहुत आभारी हूँ। और अब मैं आपसे चलते चलते सिर्फ एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। आई एम सॉरी, मैं आपको बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, पूछो, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब, एक हमारे देश में ना एक चलन है, या हमारी दुनिया में हो गया है, अभी तो देश की क्या बात करें, कि हमें कुछ भी चाहिए होता है, चाहे सुई चाहिए होती है या हीरे की अंगूठी चाहिए होती है या कैंसर का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, हम सबसे पहले एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं, बाबा गूगल। एंड उसमें सर्च करने की कोशिश करते हैं। कई बार इतना, मतलब क्या होता है कि ये हमारी जो परेशानियां घटाने की बजाय कई बार बढ़ा देता है। तो जब बात आती है कैंसर जैसी सीरियस टॉपिक की, तो वो क्या एक 2-4 वेबसाइट्स वगैरह कुछ एक ऑथेंटिक अगर आप हमें बता सकें कि आपको कहाँ पे सर्च करना चाहिए? क्योंकि देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि हम समझ ना पाएं या उसको मिसअंडरस्टैंड कर लें या वो हमारे लिए सही ना हो। ये हम जब गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च इंजन आपको सारे ऑप्शन किलो के भाव में थोक के इसमें दे देगा। तो मैं आपको कुछ साइट्स बताता हूँ। जैसे आप टाटा की साइट पे आ सकते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की साइट पे, वहाँ पे आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी है एक ये यूएस की साइट है, एनसीआई की साइट है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की साइट है, जहाँ पे पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये अंग्रेजी में होती है। दूसरी है कि हर रीजनल कैंसर सेंटर की वेबसाइट पे भी पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सुपर्ब। तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है रादर देन बहुत बार आप आपके फेलो मरीज से ली हुई इन्फो, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत कांस्टेंट है। जो मेरे पेशेंट्स भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे जो पहले मरीज था उसको तो आपने ये दवाई दी, मुझे नहीं दी। देखिए, हर एक का इलाज अलग होता है। आपका कौन सा कैंसर है, कौन सी स्टेज का है, कौन से रिस्क फैक्टर्स है, उसके हिसाब से होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनके लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप इन वेबसाइट से पा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये मानता हूँ विवेक, हमारे पास ऐसे कंसोलिडेटेड वेबसाइट्स नहीं है जो इंडिया में, एटलीस्ट मुझे शायद पता भी नहीं है, हो सकती हो, जो हिंदी में, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, कन्नड़ा में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे जो हमें ज़रूरत है। देखिए, इशू यहाँ क्या हो जाता है कि हम जब कैंसर कहते हैं, एक कैंसर होता है, बट हम जब उसको तोड़ेंगे तब ब्रेन कैंसर अलग है, ब्रेन में भी तरह तरह के कैंसर होते हैं, ब्लड के कैंसर अलग अलग होते हैं, कान नाक गले के तरह तरह, तो हर एक की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। तो हर एक की इन्फॉर्मेशन एक्चुअली अलग अलग है। जो एक के लिए है वो दूसरे के लिए रेलेवेंट उतनी शायद ना हो। बिल्कुल जूते की तरह एकदम कस्टमाइज्ड। अगर आपको फिट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप बिल्कुल वो तकलीफ देगी। करेक्ट। क्योंकि ये बहुत बड़ी इशू है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि कैंसर में ही नहीं, इंडिया में किसी भी इसके लिए ऐसी वेबसाइट्स नहीं है, अगर हार्ट की इशू हो गई या इसकी इशू, जहाँ पे आपको जाके इस तरह के रिलायबल डिस्कशंस मिले कि आपने क्या करना चाहिए। और ये मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य ही है, आपको खाने के बारे में रिव्यूज़ मिल जाएंगे, काफ़ी सारे में रहने के बारे में मिल जाएंगे, कहाँ जाने के बारे में मिल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में
किसी ने भी अब तक ऐसे प्रयास डिटेल में नहीं किए हुए, या अगर होंगे भी तो बड़ी छोटी मात्रा में बहुत छोटी है मात्रा में। देखिए कैसा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जी। जैसे आपने अगर यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, अगर आप किसी भी चंडीगढ़ के होटल्स पूछेंगे, वो चंडीगढ़ के ही होटल्स देगा, वो आपको झांसी के, भोपाल के, बॉम्बे के नहीं देगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। वो इतना ही नहीं, वो पूछेगा चंडीगढ़ में कहाँ पे, हाँ। रेलवे स्टेशन के बगल में, एयरपोर्ट के बगल में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 12 में, पीजीआई के बगल में, पंजाबी, वो उसके बाद आपके ऑप्शंस वही रिस्ट्रिक्ट करके देगा। करेक्ट। इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट एटलीस्ट मुझे नहीं पता है जो आपको इस तरह से गाइड की हुई इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई मुझे हेड नेक कैंसर ही चाहिए, उसमें मुझे ओरोफेरिंक्स का ही पता करना है, मुझे एचपीवी पॉजिटिव ओरोफेरिंक्स, उसमें भी टॉन्सिल का ही पता करना है, और मुझे रेडिएशन के बारे में ही पता करना है। जैसे ऐसे नैरो डाउन करते हुए, देखिए बहुत बार ना जनरल इंफॉर्मेशन मरीज के लिए ओवरऑल काम की होती है, लेकिन उतने ज़्यादा काम की नहीं होती। जैसे अगर आपको आज नॉन वेज खाना है या फिर कुछ स्पेसिफिक बंगाली फूड ही खाना है, तो अगर आपने यहाँ सर्च डाल दी, वो इस इलाके के आपको बंगाली फूड रेटिंग के हिसाब से दे देगा। बिल्कुल। और ऐसी रेटिंग भी अनफॉर्चुनेटली अब तक डेवलप नहीं हुई, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मेरे बहुत से कलीग्स और मेरे दोस्त मुझसे एग्री नहीं करते कि हेल्थ केयर की रेटिंग होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हर चीज़ की रेटिंग होनी चाहिए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी केयर 5 स्टार लेवल की हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा इनपुट दिया डॉक्टर साहब आपने। एंड इनफैक्ट हमारा एक इनिशिएटिव है उहापो करके, जिसमें हम लोग टेली कंसल्टेशन या कम्युनिटी बिल्डिंग जो है वो कैंसर के बारे में प्रमोट कर रहे हैं। एंड आपके वैलिड इनपुट्स हैं, प्रोबेबली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट देम समवेयर। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इशू वो है कि हेल्थ हमारे देश में सच में निगलेक्ट हुई है। हमने बाकी सब जगह पे डेवलपमेंट अच्छी की है, उतनी डेवलपमेंट हमने अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में नहीं की है। और जो दिखाई देता है जब कुछ भी स्ट्रेस आता है हमारे सिस्टम पे तब। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल, मेरे पास शायद शब्द नहीं है कि आपने कितने सारे लोगों की कितनी बड़ी समस्याएं जो है चुटकी बजा के आपने जो है हल कर दी हैं। एंड मैं आशा करता हूं कि हम फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे बिल्कुल इस सीरियस टॉपिक पे, और एंड हम साथ रहेंगे और बहुत सारा काम करेंगे। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब।